हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए। आप लोग देख सकते हो ये हिंदी का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आप कोड देख सकते हो 8 से 1 डीए। ये पेपर, इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में पूरा का पूरा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये आपका पूरा पूरा यह पेपर है। इसके सारे के सारे एमसीक्यू के साथ साथ जो इधर आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है, संदर्भ व्याख्या वाले, या फिर इधर आपके अंत में निबंध वाले, या फिर आपका जीवन परिचय वाला, सारे प्रश्न एक एक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल डिटेल्ड में। और इसका मैं पहले से देखो ये जो संदर्भ व्याख्या वाला प्रश्न है ना, उसको बच्चे बोलते हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन कर कर लेते आओ और हमें उसमें से बता दो तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका देखो पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ लाया हूं। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा वो चलो पहले मैं एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, जब सब्जेक्टिव प्रश्न पे आऊंगा। तो चलो हम लोग इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आप जानते हो 70 मार्क का आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, और 30 मार्क का स्कूल लेवल पर प्रैक्टिकल, यानी पूरा पूरा हिंदी का पेपर 100 मार्क का रहेगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग खंड अ के अंतर्गत जो 20 मार्क के ओएमआर वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, यह क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। देखो इनके नाम में ही छुपा है शुक्ल, और इनके ही नाम पर इसका मतलब नाम रखा गया। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के। ठीक है, और शुक्ल युग इनके ही नाम पे रखा गया। शुक्ल युग को आप लोग याद रखना क्षयवादी युग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षयवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो शुक्ल युग या क्षयवादी युग, बात एक ही हुआ। अगर इसकी हम लोग समय सीमा की बात करें, क्योंकि समय सीमा भी आपसे पूछा जाता है, तो समय सीमा भी आप लोग याद रखना। समय सीमा इसकी 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके अलावा देखो आपके एग्जाम में ना, आपके सिलेबस में शुक्ल युग है और एक शुक्लोत्तर युग है। ठीक है, तो इन्हीं दो से एग्जाम में मतलब आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा या इसकी समय सीमा पूछी जाएगी। तो देखो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, शुक्लोत्तर युग की हम लोग अगर समय सीमा इसकी बात करें, ठीक है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना आप लोग। समय सीमा अगर इसकी बात करें तो ये आपका 1938 से कहीं कहीं आपका 1936 भी लिखा होता है, 19 आपका 47 तक, याद रखना। ठीक है, चलो तो आप लोग शुक्लोत्तर युग की भी समय सीमा याद रखना, शुक्ल युग की भी समय सीमा याद रखना। और शुक्ल युग को, ठीक है, क्षयवादी युग के भी नाम से जाना जाता है। थोड़ा देखो माफ़ करना, ये कीट बीच में आ जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो रात है और ये आगे लाइट रखा हूँ ना, तो लाइट के कारण बार बार ये कीट आ जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सेकंड नंबर प्रश्न है कि गबन की विधा है। ओके, जो गबन है इसकी विधा में पूछा जा रहा है। तो देखो गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि आपने पढ़ा होगा, ये प्रेमचंद जी का। ठीक है, इसको किसने लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र। और विधा इसकी पूछा है तो विधा है उपन्यास। ये प्रेमचंद जी का उपन्यास विधा की काफ़ी फेमस रचना है। प्रश्न संख्या 3 चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि कंकाल के लेखक है। भाई देखो आपका कंकाल हो गया, उसके अलावा आपका तितली हो गया। ठीक है, तितली हो गया, या फिर इरावती हो गया, जिसमें आपका इरावती अपूर्ण माना जाता है। ये तीनों के तीनों, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है, क्या है, कंकाल, तितली, इरावती प्रसिद्ध इनके, ठीक है, उपन्यास हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, जिसमें इरावती को अपूर्ण माना जाता है कि अपूर्ण है, मतलब इसको उन्होंने पूरा नहीं किए, शायद उनकी पहले ही मृत्यु हो गई होगी। चलो तो ये हम लोग का कंकाल के लेखक है तो जयशंकर प्रसाद, तितली के लेखक है आ जाए तो जयशंकर प्रसाद, इरावती के लेखक है तो जयशंकर प्रसाद, और इनकी विधा पूछ दे तो वो आपकी उपन्यास विधा हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो इधर चलते हैं इस बगल, 1 मिनट। ठीक है, इस बगल आ जाता हूँ। प्रश्न संख्या हम लोग चौथे पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख सकते हो यहाँ पे, वो क्या है, ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है कि कलम का सिपाही कृति है। जो कलम का सिपाही, यह कृति किसकी है, मतलब किन्होंने लिखा है, तो कलम का सिपाही अमृत राय जी की कृति है, अमृत राय जी ने लिखा है। और इसकी विधा अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है, कि विधा क्या है, क्योंकि विधा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। जीवनी क्या होती है, जैसे कोई लेखक किसी दूसरे लेखक या दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है तो वह रचना जीवनी होती है। तो आप लोग कहोगे कि ये कलम का सिपाही में किसकी जीवनी लिखी गई है, तो प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी गई है। कलम का सिपाही जो बुक है, किताब है, उसमें प्रेमचंद जी के बारे में लिखा गया है। और किसने लिखा है, तो अमृत राय ने। ठीक है, और एक फैक्ट आपको बताऊं, जो अमृत राय है ना, वो मतलब प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। क्लियर,
चलो शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ पुत्र हैं। चलो आगे चलते हैं। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, अमृत राय जी ने इसको लिखा है, ठीक है। और किसके जीवन पे लिखा गया है कलम का सिपाही? तो प्रेमचंद जी के जीवन पे, ठीक। चलो देखो यहाँ शुक्ल के बारे में पूछ ही दिया। शुक्ल की समयावधि है, शुक्ल की समयावधि मैं आपको यहीं इधर बताया। शुक्ल की, या जिसको हम लोग क्षयवादी युग बोलते हैं, समय सीमा 1919 से 1938, ठीक है। तो 1919 से 1938, देखो ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 के बाद 6, देखो मैं आपको ये वाले भी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। ये जो लिख रहा हूँ ना, क्योंकि ये लिखा हुआ आप जानते हो कि ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैं पीडीएफ बनाकर ये भी आपको पीडीएफ दे दूंगा। कहाँ दूंगा वो अभी चलो एमसीक्यू में समाप्त कर लेता हूँ तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938 ईस्वी तक। साकेत रचना है, हमें प्रश्न संख्या 6 में बताना है कि साकेत किसकी रचना है। तो भाई साकेत प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, आप लोग डायरेक्ट याद रखना। प्रश्न संख्या 7 है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, ओके। और देखो यहाँ युग दिया है, मतलब किस युग की हैं। तो देखो महादेवी वर्मा ना क्षयवादी युग, जिसको आप शुक्ल युग बोलते हो, क्षयवादी युग की एक काफ़ी फेमस कवित्री हैं। महादेवी वर्मा हो गया, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये मतलब एक तरह से आधार स्तंभ माने जाते हैं क्षयवादी युग के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि गंगा लहरी रचना है। देखो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, आप डायरेक्ट याद रखना, गंगा लहरी पद्माकर की काव्य विधा की रचना है। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक भूषण है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूषण और मतीराम ये दोनों काफ़ी फेमस कवि हैं, ठीक है। तो देखो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, छत्रसाल, ठीक है, छत्रसाल दशक, ठीक है, छत्रसाल दशक इनकी रचना है, भूषण की रचना है, काफ़ी फेमस रचना है, हर साल एग्जाम में आती है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। और उसके अलावा ये मतीराम जो है ना, इनकी 2 रचनाएं मैं बताता हूँ, आप लोग याद रखना। ललित ललाम, शायद आपको याद भी होगा, ललित ललाम, ठीक है, ये फर्स्ट हो गई। और सेकंड आप लोग रसराज याद रखना। रसराज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ललित ललाम, ठीक है। और बिहारी के बारे में तो जानते ही हो भाई, इनकी बिहारी जो सतसई है, बिहारी सतसई, वो काफ़ी फेमस है, उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। तो देखो ये मैंने कई सारा क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 पे कि आधुनिक काल की समय सीमा है। देखो आधुनिक काल की समय सीमा है, शुरू में मैं बोला था आपसे कि आपके एग्जाम में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ही पूछा जाता है, लेकिन भाई एक ये यूनिवर्सल प्रश्न है, आधुनिक काल, तो इसलिए पूछ दिया है। आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1843 से अब तक की जो समय है, उसको आधुनिक काल के ही अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखो यहाँ पे जो नहीं है वो हमें बताना है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो निहार, शांति गीत और दीपशिखा ये तीनों तो हैं, लेकिन युगांत नहीं है, ठीक है। ये किसकी रचना है? तो युगांत आप लोग याद रखना, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। चलो प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। आगे चलते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। हालांकि जब 2002 में जो यूपी है उत्तर प्रदेश से, उससे उत्तराखंड अलग हुआ, तो अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में अभी मतलब वर्तमान में है, ठीक। चलो आगे चलते हैं अगला, ओके। अब देखो ये शुरू के जो 10 प्रश्न हो गए, ये आपके हिंदी के गद्य और पद्य से प्रमुख रचनाओं, विधाओं, उनकी समय सीमा आदि सब प्रश्न हो गए। अब आगे के जो 10 प्रश्न होंगे वो समझ जाओ कि एक तरह से आपके हिंदी व्याकरण से होंगे, तो चलो इनको भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पूछा है कि हास्य रस का अस्थायी भाव है, हमें हास्य रस का प्रश्न संख्या 11 में अस्थायी भाव बताना है, तो आपका हास्य रस का अस्थायी भाव हास हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में मतलब एक हास्य रस आता है, एक करुण रस आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है और करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। चलो उसके बाद यहाँ प्रश्न संख्या 12 है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला, देखो पीपर पात यानी पीपर के पत्ता जैसे डोलता है ना, वैसे ही मेरा मन डोल गया, मतलब यहाँ क्या की जा रही है? यहाँ तुलना की जा रही है, ठीक है। और जहाँ दो व्यक्ति वस्तु या किसी के बीच तुलना की जाए, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। जहाँ मैं लिख ही देता हूँ, जहाँ तुलना हो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, यानी पीपर के पत्ते की तरह मन डोला,
ठीक है। अब क्यों डला, क्या हुआ, वो बात अलग है, ठीक है। जितनी लाइन लिखी है, ठीक है, इससे तो पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो छोड़ो उसको, वो अलग बात है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, तो आपका बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो ये आपका प्रश्न क्लियर। अगला है प्रश्न संख्या 13 की सोठा छंद में चरण होते हैं। जो सोठा छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? तो भाई सोठा छंद में आपके 4 चरण होते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो सोठा छंद जो होता है, आपके एग्जाम में 2 ही छंद पूछे जाएंगे, सोठा और रोला, तो दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना। सोठा क्या होता है कि यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलो तो ऐसे आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 है कि उपदेश शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा हो, तो देखो देश के पहले उपसर्ग लगा है, तो यहाँ उप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है, भाई आंख हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद हानि लाभ में समास है। देखो हानि लाभ हो गया, या फिर आप माता पिता कह लो, ठीक है। इसमें आपका क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक। आप लोग माता पिता हानि लाभ में द्वंद्व समास आ जाए तो टिक करना, ठीक है। क्योंकि देखो हानि, इसका समास विग्रह करोगे तो हानि और लाभ होगा, या इसका बीच में या भी कर सकते हो, हानि या लाभ, यानी वही हाइफन जो है ये हटे तो बीच में उसके जगह पे या अथवा और आए, तो वहाँ आपका क्या होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक। तो माता पिता हो गया, या हानि लाभ हो गया, या लाभ हानि वही बात हुआ, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है, यह संख्या बोधक होता है, ये आपका संख्या बोधक, ठीक है। इसमें काफ़ी दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और एग्जाम में यही दोनों आपके मतलब 90% आते हैं। द्विगु समास आपका संख्या बोधक होता है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। त्रिभुज हो गया 3 भुजाओं वाला, ठीक है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। चलो तो आगे चलते हैं। इस प्रश्न के बाद इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। यहाँ क्या है कि मछली का पर्यायवाची है, मछली का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखो मछली का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, देखो ये कीट आ रहे हैं ना, परेशान कर रहे हैं, मीन, ठीक है। मछली का पर्यायवाची शब्द मीन हो जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। रसना, ये देखो आम का होता है, ठीक है। और ये मुड, तो ये छोड़ो, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुड मीन्स एक तरह से पागल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो ये इसको छोड़ो, ये याद रखना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। ये क्या है कि अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद हैं। देखो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद हैं, और एक रचना आता है। रचना के आधार पे, रचना के आधार पर वो आप लोग 3 याद रखना, ठीक है। अर्थ के आधार पे 8 वाक्य के भेद होते हैं, और रचना के आधार पे 3 होते हैं। उसके बाद चलो वाक्य के वाच्य के भेद होते हैं। ओके, यहाँ पे वाच्य का पूछ दिया, यहाँ पे वाक्य था। देखो ये आपका पिछले साल ही ये तीनों ना, ये आपका ये वाक्य का स्वरूप वाला, ये वाच्य वाला, और ये विकारी अविकारी शब्द पिछले साल ही ये नए सिलेबस में जुड़े हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये अर्थ के आधार पे हम लोग का 8 हो गया, रचना के आधार पे 3, और वाच्य के भेद हैं। तो देखो वाच्य के आपके 3 भेद होते हैं, आप जानते हो, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ये आप लोग याद रखना। निम्न में विकारी शब्द नहीं है। देखो विकारी शब्द नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो आपके 4 विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द की संख्या 4 होती है, और अविकारी की भी संख्या 4 होती है, ठीक है। अविकारी को हम लोग अव्यय भी बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वो विकारी होते हैं, क्योंकि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं ना जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पे परिवर्तन हो जाए, ठीक है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा आप ले लो और उसमें मतलब लिंग के आधार पे वो परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, वाक्य में एक तरह से मतलब लिंग, वचन आदि का उन पे प्रभाव पड़े, ठीक है। और जिन पे न पड़े वो अविकारी होते हैं। अब अविकारी में क्या आ जाएंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शुरू के, ठीक है, आपके विकारी शब्द में आ जाएंगे। और उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बाद जो क्रिया विशेषण हो गया, यानी आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन जो हो गए, इंग्लिश में मैं बोल दिया, वो आपके क्या हो गए, ठीक है, वो आपके अविकारी यानी अव्यय शब्द हो गए, ठीक है। चलो तो ये हम लोग के 20 प्रश्न हुए। देखो ये थोड़ा मुझे परेशान कर दे रहे हैं यार, रात को वीडियो शूट नहीं करनी चाहिए, बहुत दिमाग ख़राब कर दे रहे हैं ये किट, ठीक है। चलो तो हम लोग के ये 20 MCQ हो गए, क्लियर हो गया।
अब चलो हम लोग 20 MCQ के बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। हम लोग का जो खंड ब के अंतर्गत हम लोग का वर्णनात्मक प्रश्न है, इनको हम लोग करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं बताया था, आपको बता दूं कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। तो 1 मिनट रुक जाओ। ओके, चलो थोड़ा माफ़ करना, देखो यही लाने गया था मैं, ठीक है। ये देखो इसका PDF हमारी ये एक ऐप है, इसी पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये ऐप है UPMSP, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम, UPMSP स्टडी कर ये हमारी ऐप है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा लोग UPMSP स्टडी ये सर्च करोगे तो ऐसा लोगो दिखेगा, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो पहली बार आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे आपका नाम मांगा जाएगा, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, कोई भी यहाँ पे अपना जो याद रख सकते हो पासवर्ड एक बना लेना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे आपका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टेट, आप उत्तर प्रदेश से हो भाई तो उत्तर प्रदेश चूज कर यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर और रजिस्टर कर लेना। जैसे ही रजिस्टर करोगे आपको होम स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन, यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है। आप यहाँ पे मैं एक हिंदी का टेस्ट सीरीज डाला हूँ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सोशल साइंस का भी टेस्ट डाला हूँ। तो आप टेस्ट भी जाकर जरूर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर मिल जाएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा, यूट्यूब पे जो भी क्लास होती है, ठीक है, उसका PDF भी मिलता है। लेकिन इसका PDF आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका, ठीक है। उसका कहाँ मिलेगा, तो उसका देखो ये पेड क्लासेज है ना, इस पर क्लिक करोगे तो आपको बैच दिखेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर लक्ष्य बैच, यहाँ पे शायद आपको दिख न रहा हो अच्छे से, लेकिन कुछ अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ओपन करोगे तो ऐसा कुछ आपका बैच आएगा, लक्ष्य बैच क्लास 10th कर, ठीक है। तो इसी बैच पे मिलेगा। अब इस बैच से कैसे जुड़ना है, तो देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक छोटा सा पेमेंट करने के बोलेगा, मात्र 99 रुपये, ठीक है। देखो मैं 99 रुपये क्यों लेता हूँ, क्योंकि इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। बैच में आपको आपका पूरा का पूरा प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन, ये वायरल पेपर का सॉल्यूशन, वायरल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलता है, वीडियो के साथ ऐसा PDF भी मिलता है। वीडियो तो मिलेगा, ये PDF भी मिलेगा। देखो ऐसे PDF ये एकदम अच्छे से HD क्वालिटी में, वहाँ से आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसी बैच के अंदर एक ग्रुप भी है, ग्रुप में ये PDF में भेजता रहता हूँ, जिससे बच्चे डाउनलोड कर क्या करते हैं कि प्रिंट आउट जिनको कराना होता है वो प्रिंट आउट करा कर भी पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये सब बैच में ऐसे बहुत सारे आपको पेपर मिल जाएंगे। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ एग्जाम तक ना मैं आपको 10 पेपर ऐसे कराऊंगा और इन्हीं में से आएगा, क्योंकि पूरे यूपी में आपके आई थिंक 7 कोडों के आते हैं, लेकिन मैं 10 पेपर कराऊंगा, ठीक है, 10 से 12, और इसी में से आएंगे। और अभी ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये 10 में से, या मैं 7 ही लेता हूँ, 7 में से ये पहला सेट है। 7 सेट का 2 सेट मैं कराऊंगा एक तरह से, तो 7 में से ये पहला हम लोग का सेट है। तो आप यहाँ पे इस बैच में जाकर ना ज्वाइन हो जाना। अब कैसे करना है, देखो यहाँ पे, यहाँ तक आ जाओगे तो यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखेगा, पे ऑनलाइन और स्कैन QR। तो आपके पास तो पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो स्कैन QR पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो 1 मिनट रुकोगे तो ऐसा QR कोड जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। अब इस QR कोड पे आप किसी भी दुकान से, ठीक है, ये सब दुकान पे जा रहे हो तो दुकान पे ही जाकर ये सब करना, ठीक है। यहाँ किसी भी दुकान से या अपने भैया से, पापा से, किसी से भी स्कैन कराकर इस QR कोड को, और मात्र यहाँ पे 99 रुपये आप QR स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली 99 रुपये पेमेंट आ जाएगा। तो आप पेमेंट कर दोगे, जैसे ही पेमेंट करोगे आपको ये बैच ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई मुझे कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये बैच ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपका 99 रुपये हट जाएगा। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट दिखाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ सकोगे। और इस बैच में आपको समझ जाओ कि लगभग आपको 70 से ज़्यादा 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट भी मिलेगा। तो समझ सकते हो 70 टेस्ट दे लोगे एग्जाम तक तो आपका कॉन्फिडेंस मतलब कितना ऊंचा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ई बुक मैं लिख रहा हूँ, ई बुक आपको मिलेंगी, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको ऐसे इसमें PDF दूंगा ना, जिसको पढ़कर आप जाओगे एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन आएंगे। तो सारी चीज़ें इस बैच में मिलेंगी। और कोई भी आपको दिक्कत होती है बैच से रिलेटेड तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हुआ बैच के बारे में। ऐप के बारे में मैं आपको बता दिया कहाँ मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये हम खंड ब के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, वर्णनात्मक प्रश्न, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें जो पहला प्रश्न होगा वो आपका 6 मार्क का होगा, ठीक है। और ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा। जैसे ये गद्यांश दिया है, अब इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा है, जिसमें पहला आपका संदर्भ पूछता है, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरे में एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो
इसका आपको उत्तर देना होता है तीनों प्रश्नों का, और तीनों प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आपको 2-2-2 यानी आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। या अथवा भी इसमें ऑप्शन रहता है कि इसका न देकर आप इस यहाँ पे जो गद्यांश दिया हुआ है इसका उत्तर दो। और पद्यांश में भी ऐसे होता है, सेकंड प्रश्न में आपका पद्यांश दिया होता है और 2 पद्यांश दिया होता है और दोनों से रिलेटेड 3-3 के प्रश्न पूछा होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको हल भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारा इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। देखो ये थोड़ा गद्यांश अटपट सा है, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि किस चैप्टर से है, लेकिन यह आपका गद्यांश जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, जो चैप्टर आपका भारतीय संस्कृति उससे है, ठीक है। तो अब इसका आप संदर्भ कैसे लिखोगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं चैप्टर का नाम बता दिया, चैप्टर आपका कौन सा है भाई, चैप्टर है आपका भारतीय संस्कृति। चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सिंपल ये 2 चीज़ें आपको मालूम चल गई तो आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा भी हुआ है, खंड ये अ के बाद ख नहीं, ये देखो टाइपिंग मिस्टेक मैंने किया है सॉल्यूशन में, खंड ब है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या इसका फर्स्ट का उत्तर, पहले का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये आपका संदर्भ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्या प्रश्न पूछा है। अब देखो यहाँ पे ये अलग ही यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हमें भाव स्पष्ट करने को बोल दिया। हालांकि 90% आपको प्रश्नों में ना यहाँ पे व्याख्या करने को 95% पूछेगा, कभी कभी भाव स्पष्ट करने को पूछ देता है, तो यहाँ पे भाव स्पष्ट करने को पूछा है। आज हम इसे निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है, ठीक है। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो देखो रेखांकित अंश का भाव, ऐसे आप हेडिंग डाल दोगे और लिखोगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। ये लिख दोगे, आपको इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क मिल जाएगा। और उसके बाद लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर कि लेखक के अनुसार जल के कारण, क्योंकि नदियों की बात हो रही, नदियों में बहने वाले अमृत यानी वही जल को अमृत से तुलना की गई है, उसकी बात हो रही है। तो लेखक के अनुसार जल के कारण हमारा अस्तित्व आज भी कायम है, ये लिख दोगे तो इसका 2 मार्क यानी 6 मार्क आपको मिल गया यहाँ से। अब इसको आप कर दिए, ठीक है, इस गद्यांश को कर दिए, तो इस गद्यांश को आपको करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है, अगले प्रश्न पे आ जाना है। लेकिन चलो मैं ये भी करा देता हूँ। क्यों ऐसा मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि किसी के पेपर सेट में हो सकता है कि ये फंस जाए, किसी के पेपर सेट में ये फंस जाए, इसके जगह पे यहाँ पे दूसरा आ जाए, तो इसलिए मैं सब कराऊंगा, ठीक है। और आपको भी सब पढ़कर जाना है, ऐसा नहीं कि आप ये एक पढ़ लिए हो गया काम, नहीं तो फेल मार जाओगे आप, सब कुछ पढ़ना है, ठीक। चलो तो यहाँ अथवा वाला भी देख लेते हैं। अब क्या यहाँ पे देखो, यह कैसा गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, सिंपल है। यह तो आप यहीं से पकड़ लिए कि ये आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उससे है। तो अब सिंपल इसका आप संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यहाँ पे लिखा भी गया है संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, लिख दोगे आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अब देखो रेखांकित अंश का यहाँ व्याख्या करना है सेकंड प्रश्न में। तो देखो आपका व्याख्या यहाँ पे केवल समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इतना ही पूछा है। और मतलब खासकर कई पेपर सेटों में मैं देखा हूँ कि ये शुरू से ही यहाँ से यहाँ तक किया होता है, लेकिन यहाँ केवल यहाँ पे किया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी का हम लोग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। ओके चलो, तो यहाँ क्या है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो चलो इसका आप अपने हिसाब से बनाकर लिख दो कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि समाज में लोग विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात
कहने का ये मतलब है कि जो गुण हमारे पास नहीं है उस गुण को सीखने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हमारी तरफ आकर्षित होता है। तो अभी जो मैंने बोला इसको लिख दोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा, सिंपल सा। बाकी यहाँ पे देखो मैं अच्छे से लिखा हूँ टाइम लेकर बनाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। यहाँ पे देखो लिखा होगा सीखने हेतु आकर्षित होता है, ज़्यादा ही मैंने लिख दिया है, सीखने हेतु आकर्षित होता है। अतः ऐसा नहीं है कि समाज में समान रुचि रखने वाले लोगों में ही मित्रता होगी, बल्कि अलग अलग रुचि रखने वाले लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ओके, थोड़ा मैंने आगे का भी कर दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे कर दोगे तो आपको इसका भी 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। ओके, तो व्यक्ति एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं, लिख दो, आपको 2 मार्क इसका मिल गया, सिंपल। तो ऐसे इस गद्यांश को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का आप सेकंड नंबर आपका पद्यांश आ गया। यहाँ पे एक पद्यांश दिया है, यहाँ तक है, इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न। अथवा कर देखो यहाँ पे एक पद्यांश दिया है और इससे रिलेटेड 3 थे ऑप्शन। आप दोनों में से कोई एक करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे चलो दोनों को सॉल्व कराता हूँ, जिसमें से आपका देखो दिए गए पद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें भी संदर्भ लिखना होता है। पहला प्रश्न आपका संदर्भ ही पूछेगा, देखो पद्यांश का आपका संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको पूछेगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा व्याख्या करना कठिन होता है, इसका तो आप व्याख्या कर लेते हो बना बनाकर, लेकिन इसमें अगर अर्थ नहीं आता है आपको ना तो व्याख्या नहीं कर पाओगे। इसलिए जो जितने भी आपके पद्य में चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसका अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलो तो इसमें मैं आपको चलो अच्छे से अर्थ भी आपको बता देता हूँ, ठीक। चलो देखो यहाँ पे क्या कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाओ सौ दे, बुझती साँच न हासी, को है जनक को है जननी, को नारी को दासी, कैसे वरण भेष कैसो किही रस में अभिलाषी। ये देखो ये उद्धव जी जब गोपियों को समझाने जाते हैं, कृष्ण जी एक तरह से उनको भेजे होते हैं और उद्धव जी का घमंड भी तोड़ने के लिए, उनको अपने ज्ञान पे काफ़ी घमंड होता है, तो कृष्ण जी उनको भेजते हैं गोपियों के पास, ठीक है। तो गोपियों को ना जाकर कहते हैं कि मतलब आप लोग ऐसे मतलब कृष्ण को क्यों ऐसे उनके ही मतलब बार बार अपने दिमाग में रखी हुई हो, क्यों नहीं उस भगवान की प्रार्थना करती हो, कृष्ण कोई भगवान है क्या, ये वो, ठीक है। तो निराकार ब्रह्म की एक तरह से ये उपासना करने को उनसे कहते हैं। देखो तो गोपियाँ क्या कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी हे उद्धव तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को हमें बता रहे हो वह किस देश का वासी है, कौन देश का वासी यानी वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाओ सह दे, मधुकर कहीं समझाओ सह दे, यानी मधुकर के नाम से पुकार कर उनसे पूछती हैं, ठीक है। मतलब उद्धव जी को मधुकर यानी मधुकर कहकर वो पुकारती है कि हे मधुकर हमें बताओ, ठीक है, कि ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना जिसको करने को बोल रहे हो वो किस देश का रहने वाला है, और हमसे मतलब सच्चा सच्चा बचाओ, कोई झूठ नत बोलो, ठीक है। भूति साचना आसी, कौ है जनक कौ है जननी, उसका कौन जनक है, उसका जनक कौन है यानी पिता कौन है, उसकी जननी कौन है यानी माता कौन है, उसका पिता कौन है, ये भी हमें बताओ। कौन नारी, उसकी नारी कौन है यानी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, उसकी दासिया कौन है। कैसे वरण भेष कैसो, उसके वरण यानी उसका रंग वर्ण कैसा है, उसका भेष कैसा है, ये हमें बताओ, ठीक है। उसके बाद क्या कहती हैं कि किही रस में अभिलाषी, उसका किस रस में मतलब जिस तुम निर्गुण ब्रह्म की हमें उपासना करने को कह रहे हो उसकी किस रस में अभिलाषा है, ये भी हमें बताओ। आगे क्या लिखा है, पावे गो पुण्य कियो आपनऊ, जो रे करे गो गांसी। गांसी मीन्स एक तरह से मतलब छल कपट, गांसी का मतलब छल कपट। हमें कहने का मतलब क्या है कि पाओगे पुण्य यानी तुम ही उसका फल पाओगे, कियो आपनो यदि तुम करोगे, जो करेगा वो गांसी छल कपट, यानी हमें जो ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मतलब हमने जो भी ये पूछा है उसको सही सही उसका उत्तर बतलाओ, नहीं तो उसका अगर मेरे हमारे साथ बतलाने में छल कपट करते हो तो उसका फल तुम ही पाओगे, ठीक। तो अब देखो आगे क्या होता है कि सुनत मौन है रहो बावरो, यानी अब उनके ऐसे प्रश्न को सुनकर जो भाई उद्धव जी होते हैं वो बावले की तरह खड़े हो जाते हैं चुपचाप,
मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या इनसे मैं कहूँ क्या ना कहूँ। ठीक है, सुर सबे मतिनासी, और सूरदास इस तरह का मतलब इस तरह की चीज़ें देकर कहते हैं कि मानो उद्धव जी ज्ञानी होकर भी एक मूढ़ की तरह पड़े रह गए। तो ये इसका एक तरह से मतलब है, मैं समझा दिया। अब आप अपने हिसाब से थोड़ा चढ़ा बढ़ाकर जो भी आए आप लिख देना। ठीक है, अब देखो यहाँ उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ओके, मैं तो बताया ही नहीं ये आपके किस चैप्टर से है। तो ये देखो, ये आपका जो सूरदास जी द्वारा लिखित है पद, पहला ही आपका चैप्टर है पद, जिसको लिखा है सूरदास जी ने, उसी से है। ठीक है, तो इसका आप संदर्भ लिख दोगे। अब देखो, इसका संदर्भ लिखते समय आप लोग लेखक नहीं लिखना, रचयिता लिखना, कि प्रस्तुत पद्यांश, और गद्यांश नहीं, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश लिखो या निम्न पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास है। ऐसे आप लोग लिख दोगे। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 2 में संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास है। ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या बोला है, तो रेखांकित अंश देखो यहाँ से, कौ है जनक, कौ है जननी, कौ नारी, कौ दासी, कैसे वरण भेष, कैसो वरण भेष, कैसो की ही रस में अभिलाषी। यहाँ तक मतलब कौन जनक है, कौन जननी है, ठीक है, कौन नारी है, कौन दासी है, कैसा वर्ण है यानी कैसा रंग है, कैसा भेष है, और उसकी किस रस में अभिलाषा है, इसकी केवल हमें व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या आप कर दोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आप लोग लिखोगे कि निम्न पद में जब उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म की आराधना करने को कहते हैं, तब गोपियाँ उद्धव को मधुकर यानी वही भ्रमर यानी भंवरा नाम से संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे मधुकर, आप यह बतलाओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, या निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासिया कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और उसका किस रस में रुचि है। यानी गोपियों का कहना है कि जो निराकार ब्रह्म है उनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो उनकी आराधना हम कैसे करें। ठीक है, ये तो अपने मन से मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और जो यहाँ पे अर्थ था इसका एक तरह से ये जो भी रेखांकन किया था उसको ही सेम टू सेम मैंने लिख दिया, और शुरू में थोड़ा ऐसे लिख दिया कि निम्न पद में मतलब बनाकर। ठीक है, तो आप ऐसे इसकी व्याख्या कर सकते हो, और आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा, और संदर्भ लिखोगे तो 2 मार्क। और एक यहाँ पे मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पे पूछा है कि मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, तो भाई भंवरा। ठीक है, तो मधुकर शब्द का अर्थ भ्रमर अर्थात भंवरा है। गोपिया उद्धव को भ्रमर की संज्ञा से पुकारती है, ऐसे लिख दो आप, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका कई बार आता है। कभी कभी देखो आपका ये रेखांकित अंश कर दिया, और कभी कभी ये निर्गुण कौन देश का उवासी, ये शुरू वाला संदर्भ मतलब रेखांकित अंश कर देता है, और इसकी व्याख्या आपको करने को कह देता है। तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक, चलो अथवा में यहाँ पे देखो, अथवा में क्या है, अथवा में है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। ठीक है, दिवाकर मीन्स यहाँ पे सूर्य। ठीक है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर। ठीक है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नव के अनंत तड़ागर, अगणित बार सुन चुका है नव जिनकी विजय घोष रण गर्जन। अब देखो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, मतलब जिनके यहाँ पे कवि जो है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले तो ये आपका स्वदेश प्रेम जो चैप्टर है ना, उससे लिया गया है। स्वदेश प्रेम जो आपका चैप्टर है, ठीक है, जिसको किसने लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने, उससे ये लिया गया है, उस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ जो कवि हैं स्वदेश प्रेम के रूप में, ठीक है, जो भी हमारे मतलब स्वतंत्रता सेनानी हो गए, जो भी बलिदानी हो गए, जो भी वीर हो गए, उनकी व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, मतलब जिनके प्रताप का मतलब जिनकी जो कृति है, जिनका प्रताप है, ठीक है, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय जिनके प्रताप का, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, उनके प्रताप का, उनके पराक्रम का साक्षी है यह सूर्य जो है प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाकर। देखो निशाकर मीन्स यहाँ पे चंद्रमा से मतलब है, चंद्र से। ठीक है, और जिनकी कृति को रात भर या रातों रात, ठीक है, ऐसे बना कर बोल सकते हो कि जिनकी कृति को घूम घूम कर ये चंद्रमा भी देख चुका है। ठीक है,
देख चुके हैं जिनका वैभव, और जिनका वैभव, ठीक है, देख चुके हैं ये नभ के अनंत तारागण, और जिनके वैभव, ठीक है, जिनका वैभव ये नभ के यानी ये आकाश के जो अनंत तारे हैं वो भी देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, और अनेकों बार, हजारों बार, ठीक है, यह नभ, यह आकाश सुन चुका है जिनकी विजय घोषणा यानी जिनकी विजय की गर्जना यह आकाश कितनी बार, अगणित बार यानी अनंत बार सुन चुका है। तो ये इसका कुछ इस प्रकार का अर्थ है। तो अब इस पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ तो आसानी से लिख दोगे। ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता रामनरेश त्रिपाठी है, और हमें रेखांकित अंश के व्याख्या करना है। तो देखो, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनकी विजय घोषणा गर्जन, केवल 2 लाइन की व्याख्या करनी है। तो चलो इसका देखो यहाँ पे लिखा गया है, ऐसे कर देना, लिख देना है आप रेखांकित अंश की व्याख्या। संदर्भ यहाँ पे देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता रामनरेश त्रिपाठी है, ठीक है। उसके बाद व्याख्या में आप लोग लिख दोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हमारे वीर पराक्रमी युद्ध कौशल में माहिर पूर्वजों का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि यह आकाश हमारे पूर्वजों के विजय का साक्षी है। यह उनके विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को अनगिनत बार सुन चुका है। तो ऐसे कर दोगे, आपका 2 2 2 यानी 6 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। चलो, तो ये आपका संदर्भ व्याख्या संबंधित हिंदी के गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न रहे। यानी हमने आपका 4 देख लिया संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न। अब चलो आगे हम लोग हिंदी में आपका जो पीछे संस्कृत है उससे भी संबंधित संदर्भ व्याख्या प्रश्न आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे संदर्भ व्याख्या नहीं आता है, इसमें हिंदी अनुवाद से संबंधित प्रश्न आता है। तो तीसरा ये रहेगा कि निम्न दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो ये दिया है, इसका हमें संदर्भ लिखना है, और अथवा में भी दिया है यहाँ पे, तो इनमें से दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है, उसका 2 मार्क, और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क यानी 5 मार्क मिलेगा। तो जैसे ये पहला है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यहाँ पहली लाइन पढ़कर आपको पता चल रहा होगा कि यह वाराणसी वाला चैप्टर से ये लिया गया है। तो लिख दो इसका कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इसमें इतना ही लिखा जाता है, इसमें लेखक कवि का नाम सब नहीं लिखना होता है, ठीक। तो लिख दोगे तो 2 मार्क इसका मिल जाएगा, और 3 मार्क आपको इसका हिंदी अनुवाद करने का। देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल ही है। इत एवं संस्कृत वाग्मस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। मतलब इसका इस संस्कृत इत एवं संस्कृत वाग्मस्य संस्कृत यानी जो यहाँ का संस्कृत है, इसका जो आलोक है सर्वत्र जगह यानी सभी जगह फैला है। संस्कृत का जो आलोक है यहीं से सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्, यानी जो मुगल युवराज दारासिको है यहीं पे आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। सात तेसा ज्ञान तथा प्रभाविता, यह इसके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए तथा प्रभाविता अभवत यत्र तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम करिता, यानी कि उन्होंने उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद कराया। तो ये इसका अर्थ है। तो आप लिख दोगे तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। अथवा में भी है कि अस्माकम संस्कृति सदागतिशीला वर्तते। अस्माकम संस्कृति, यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि आपका एक चैप्टर है अस्माकम संस्कृति, उससे ये लिया गया। तो इसका आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हो, इसका भी, ठीक है। और हिंदी अनुवाद में अस्माकम संस्कृति सदागतिशीला वर्तते, यानी हमारी संस्कृति सदागतिशील है। चलो ये काफ़ी आसान है, इसका आप करते रहना। बाकी आप अगर बैच से जुड़े हो तो आपको PDF में ये तो मिल ही जाएगा इसका अर्थ, तो आप पढ़ लेना। मैं आगे के प्रश्नों पर चलता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलता हूँ। तो ये देखो आपके हिंदी में ना चैप्टर हैं और उनके बीच बीच में श्लोक है। तो ये जो चैप्टर है इनको गद्यांश बोला जाता है, और जो बीच बीच में श्लोक है उनको पद्यांश बोला जाता है, ठीक है। तो जो पद्यांश यानी श्लोक है उनसे भी संबंधित 2 यहाँ पे प्रश्न रहेंगे, जिसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा, हिंदी अनुवाद करना रहेगा। जैसे यहाँ पे है, देखो, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत है, और भारत वर्षम तद भारत नाम, और उस वर्ष का नाम भारतवर्ष है, यानी वह भारतवर्ष है और जिसकी संतान भारती कहलाती है। तो ये इसका अर्थ है। अब ये किससे लिया गया है, किस चैप्टर से आपका, तो आपका जो वीरः वीरेण पूज्यते है ना, वीरः वीरेण पूज्यते वाला जो चैप्टर है उससे यह लिया गया है।
तो सिंपल इसका संदर्भ लिख दोगे। देखो रुक जाओ, यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। चलो यहाँ पे देखो कहाँ है, प्रश्न संख्या 4। देखो यहाँ पे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के बीरा बीरेण पूजेते नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, या उद्धृत के जगह पे आप लिया गया है ये भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखो, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी है। तो ये आपका 2 मार्क, इसका 3 मार्क, इसका 5 मार्क आपको मिल जाएगा यहाँ से कुल। ठीक है, 2 3 मिलकर 5 मार्क आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब चलो, जैसे अब ये है कि किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम हित्वा न सोचती। किम नु हित्वा क्या है, प्रियो भवति, यानी मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। किनु हित्वा न सोचती, और किस चीज़ को छोड़कर वह सोचता नहीं है, मतलब किस चीज़ को वह छोड़कर सोचता नहीं है, निशोक नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद किम नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत। किम नु हित्वार्थवान भवति, यानी मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, और किम हित्वान सुखी भवेत, और किस चीज़ को छोड़कर वह सुखी हो जाता है। यह इसका अर्थ है। तो अर्थ मैंने बता दिया, और संदर्भ आप लोग लिख दोगे सिंपल। ये आपका जीवन सूत्राणी वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है, जीवन सूत्राणी वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो इसका लिख देना यहाँ पे, देखो 1 मिनट, यहाँ पे लिख देना कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है, या फिर लिया गया है। 2 मार्क मिल जाएगा। मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है, इसका लिख दो तो ये 3 मार्क यानी 5 मार्क आपका मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का यहाँ पे 2 और 2 4 ये, यानी हमने 8 कुल हमने लगभग प्रश्न देख लिया संदर्भ व्याख्या से संबंधित। चलो, तो उसके बाद देखो अगला प्रश्न 5वां आपका खंड काव्य से रहेगा। तो हर जिले का खंड काव्य अलग अलग होता है, तो आप किस जिले से हो आप देख लेना, अपने जिले से संबंधित खंड काव्य पढ़ लेना, और उसमें से उस प्रश्न का खोज कर, जैसे आपके यहाँ आपके जिले में जय सुभाष खंड काव्य आता है, सुभाष चंद्र बोस पे आधारित। तो आप लोग यहाँ पे जैसे अंग में है, तो आप इसमें 2 प्रश्न पूछा गया, तो दोनों में से कोई एक आप पढ़ो और उसका उत्तर दे सकते हो। दोनों में से कोई एक ही, दोनों नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, और जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। तो ये आप पढ़ लेना, आप खंड काव्य मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, उसमें 2 प्रश्न होता है, एक क और एक ख। क में आप लोग का 3 थे ऑप्शन दिया होता है, उसमें से चूज कर किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होता है, और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होता है। ठीक है, और ख में आप लोग का दिए गए ऑप्शन में से एक कवि का मतलब चुनकर उसमें से एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है, और उसकी एक प्रमुख रचना का भी नाम लिखना होता है, जिसका आपको 5 + 5 यानी 10 मार्क मिलेगा। तो ये जीवन परिचय देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वेरी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों का मैंने लिखवा दिया है, आप चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हो कैसे लिखना है। इसका एक तरीका भी है, आपको संक्षिप्त परिचय बनाकर अच्छे से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क कट जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने कवियों में मैंने आपका तुलसीदास जी का लिखवा दिया है। ठीक है, तुलसीदास जी का लिखवा दिया है, एक ही अभी लिखवाया है, तो आप इन तीनों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में पहुंच जाएगा। हालांकि इसके अलावा आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, एक रामधारी सिंह दिनकर का भी यहाँ याद करना, मैं रामधारी सिंह दिनकर का लिखवाऊंगा। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास, इन तीनों का याद करना, किसी एक और का याद करना, आपके एग्जाम में पहुंच जाएगा। ठीक, चलो बाकी जिनका मैं लिखवा चुका हूं आप जाकर चैनल पे पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आपका सिंपल होता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखना होता है, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे यहाँ पे जो 2 श्लोक आए हैं इनको नहीं लिखना है, इसके अलावा कोई अलग सा श्लोक लिखना है। तो 1 मिनट, मुझे श्लोक याद नहीं है, याद तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः वाला, लेकिन चलो यहाँ पे क्या मैं लिखा हूँ वही तो लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये आसान सा श्लोक है इसलिए मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये लिख दो। या एक वो भी है, मरणं मंगलम यत्र विभूषणम सा काशी नियते वाला। ठीक है, तो उसको भी आप लिख सकते हो, आपका मन। ठीक है, बाकी देखो ये जीवन परिचय लिखा गया है। ठीक है, ऐसे आपको लिखने का ये फॉर्मेट होना चाहिए, संक्षिप्त परिचय आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क कट जाएगा। ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे तो इसका देखो, इसका आपको 3 मार्क, इसका 1 मार्क, और ये आपका एक अंत में श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना है, ऐसे लिखने का 1 मार्क, यानी 5 मार्क कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। चलो, तो ये हम लोग के प्रश्नोत्तर संख्या
ये हम लोग के साथ हो गई। 8 में देखो, 8 में क्या है कि इसमें 4 ठे प्रश्न दिए रहेंगे आपके संस्कृत से ही, हिंदी वाली संस्कृत से। इसमें से किन्हीं 2 का आपको आंसर चूज कर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ चलो मैं सबका बता देता हूँ। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो भाई ज्ञानम सर्वत्र संभवति। भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, भाई इसका आंसर बड़ा है तो इसको मान लो मैं भी छोड़ देता हूँ। कुत्र मरणम मंगलम भवति, केवल कुत्र की जगह आप वाराणसी लगा दो, वाराणसी मरणम मंगलम भवति लिख दो। चंद्रशेखर क आसीत, भाई तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत लिख दो, ठीक। तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा। तो मैं 3 का बता दिया। आपके एग्जाम में जो भी आपका 2 आता है उसको लिख दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 रहेगा आपका कि दिए गए विषयों में से कई सारे विषय दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक विषय पे चूज कर आपको निबंध लिखना रहेगा 7 मार्क का। निबंध का फॉर्मेट देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कैसा रहना चाहिए, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। इधर देखो यहाँ पे ये देखो मैंने प्रश्नोत्तर संख्या ये आपकी 9 है ना, तो देखो यहाँ पे लिखा हूँ निबंध आतंकवाद कारण एवं निवारण। जो भी आप लिख रहे हो इसमें से, जैसे मैंने पहले पे ही लिखा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, तो ऐसे आप हेडिंग बना लो आतंकवाद कारण एवं निवारण, और आपको रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। रूपरेखा में जैसे आप फर्स्ट सेकेंड कर तैयार कर सकते हो, और पहला शुरू में आपका प्रस्तावना रहेगा, अंत में उपसंहार। ये तो हर एक निबंध में रहता है, ठीक है। तो प्रस्तावना, उसके बाद मैंने बनाया कि आतंकवाद क्या है, थर्ड मैंने बताया कि भारत में आतंकवाद, और फोर्थ मैंने ये टॉपिक बनाया है कि आतंकवाद का कारण क्या है, और अगला टॉपिक बनाया कि इसका निवारण कैसे हो सकता है, और अंत में उपसंहार, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 5 या 6 कर लो, ठीक है। चलो तो अब उसके बाद यहाँ पे प्रस्तावना मैंने हेडिंग डाली है जो पहली है, और इसमें मैंने लिखा है थोड़ा आतंकवाद के बारे में शॉर्ट में कि आतंकवाद क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। मतलब इस शॉर्ट में बारे में लिखा जाता है प्रस्तावना में, आप पढ़ना इसको, ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आतंकवाद क्या है जो सेकंड टॉपिक है उसको मैंने डाल दिया, और इसमें आतंकवाद के बारे में समझा दिया कि क्या है, उसके बारे में भारत में आतंकवाद कैसे कैसे फैलता है, क्या होता है, कब तक, मतलब क्या क्या हुआ है। जैसे आप इसमें भारत में आतंकवाद क्या है, तो इसमें जो ताजमहल मुंबई होटल वाला, जो ताज होटल वाला अटैक हुआ था उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो भी घटनाएं आप जानते हो कश्मीर में हमेशा घटित होती रहती है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे सब आप लिख सकते हो, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आतंकवाद का कारण क्या है, तो भाई लालच, पैसा, धर्म के नाम पे भी आतंकवाद होता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी दिमाग में आए आप पढ़ लेना एक बार, और उसके बाद एग्जाम में ज़रूर आएगा तो आप टॉपिक बना लोगे, या बस ये टॉपिक आप बनाने की आइडिया मतलब आपको आनी चाहिए, आप लिख लोगे। उसके बाद आप पढ़ते रहोगे ना निबंध, तो आप आसानी से लिख लोगे, क्योंकि निबंध याद करने वाला विषय नहीं है, वो तो आपको आइडिया लेकर और अपने हिसाब से लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आतंकवाद का यहाँ पे निवारण क्या है, मैं जो टॉपिक बनाया था वो जो भी मेरे मन में आया है कि आतंकवाद से किसी देश अथवा समाज को बहुत क्षति पहुँचती है। आतंकवाद से पीड़ित हर एक देश इस समस्या से बाहर निकलना चाहता है। आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी इसको खत्म करने का प्रयास हर एक देश को करना चाहिए। आतंकवाद से बचने के लिए प्रत्येक देश को सांप्रदायिक हिंसों से बचना चाहिए, ठीक है, सांप्रदायिक हिंसों से बचना चाहिए। इन हिंसों के कारण ही कहीं ना कहीं आतंकवाद जन्म लेता है। इसके साथ ही आतंकवादी समूहों की मदद करने वाले देशों पर अन्य देशों के साथ आकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। और अंत में ये उपसंहार है, तो उपसंहार में मतलब नॉर्मल सा छोटा सा इसमें भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ऐसे आप लोग निबंध लिख दोगे, आपका 7 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देखो अंत में आपका एक पत्र लेखन संबंधित प्रश्न भी आता है, आप जानते हो, ठीक है। कभी कभी ये पत्र लेखन यहाँ पे भी किसी पेपर सेट में पूछ देता है, ठीक है, यहाँ पे 8वें की जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वो रैंकिंग बदल सकती है लेकिन प्रश्न नहीं बदलेगा आपका, वो तो रहेगा ही रहेगा। ये 4 मार्क का प्रश्न होता है, इसमें भी 2 होते हैं, जैसे एक अनौपचारिक पत्र होता है, एक औपचारिक पत्र होता है, 2 में एक अनौपचारिक एक औपचारिक। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जैसे हम किसी अपने मित्र को, सगे संबंधी को लिख रहे हैं पत्र, तो वो अनौपचारिक पत्र होता है। और किसी जैसे हम लोग सरकारी ऑफिस में या किसी बैंक अधिकारी या किसी को भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका औपचारिक पत्र होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे टॉपिक क्या दिया है कि आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये देखो ये अनौपचारिक पत्र है, और अथवा में कर यहाँ पे देखो एक औपचारिक पत्र दिया है, जैसे शुल्क माफ़ी है तो यहाँ प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये औपचारिक पत्र है। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों टॉपिक पे भी मैंने लिख दिया है। देखो इनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। और उसके बाद ये भी कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, समझकर ये लिखने वाली चीज़ है। जैसे अनौपचारिक में क्या होता है, जो भी अनौपचारिक पत्र लिखोगे जैसे अपने मित्र, सगे संबंधी को, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है।
जैसे मैं यहाँ पे आपका टॉपिक बना लिया हूँ, और टॉपिक बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ आपका मन। कि मित्र के पिता का सीमा पर शहीद हो जाने के कारण अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र, ऐसा टॉपिक मैंने बना लिया है। तो अभी ये आइडिया लेकर यहाँ आप अपने हिसाब से यहाँ थोड़ा लिख लेना। उसके बाद देखो अनौपचारिक पत्र में आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एड्रेस लिखना चाहिए, ठीक है, इस साइड में, वो भी जैसे गांधीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, मैंने एड्रेस लिखा है, जो भी एड्रेस हो लिख देना। उसके बाद दिनांक, किस डेट को लिख रहे हो, यहाँ पे 10/2/2025 डाला हूँ तो कितने लड़के कहेंगे कि भैया फ्यूचर में आप पे मतलब लिख दिए। ऐसा नहीं है, मैं मान लिया हूँ कि आपका 10 फरवरी से पेपर होगा, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया है, ठीक है। तो जिस डेट को आप लिख रहे हो यहाँ पे डेट आप डाल दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं मित्र को लिखना है तो यहाँ पे लिखूँगा प्रिय मित्र, या अगर अब मैं चाचा को लिख रहा हूँ तो प्रिय चाचा जी, ठीक है। मामों को लिख रहा हूँ तो प्रिय मामा जी, जिसको भी लिख रहे ऐसे लिख देना। सस्नेह नमस्कार, या केवल नमस्कार भी लिख दोगे तो काम चला जाएगा। सस्नेह मतलब स्नेह के साथ, ठीक है, सस्नेह नमस्कार यानी स्नेह के साथ नमस्कार, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे पित्र के जो पित्र के जो माफ़ करना यार, ये इतने परेशान कर दिए हैं ना कि मैं क्या क्या ये इनको ही भगाने में व्यस्त हूँ। जो मित्र के यानी दोस्त के पिताजी हैं वो सीमा पर शहीद हो गए हैं, ठीक है। तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उसको पत्र लिखना है। तो देखो कैसे लिखा गया है यहाँ पे, देखो आज प्रातः ही समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तुम्हारे पिता की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ यानी वही लड़ाई में शहीद होने की खबर पड़ी। खबर पड़ते ही आंसू और अनेक यादों की धारा आंसुओं के रूप में निकल पड़ी। इच्छा तो बहुत है वहां आकर तुमसे मिलने की, परंतु माताजी की अस्वस्थता, यानी उन जो लिख रहा है मित्र उसकी भी माता की तबीयत खराब है, तुम वही लिखा है कि परंतु माताजी की अस्वस्थता वास्तव में खराब नहीं है, यहाँ बना कर अपने हिसाब से लिख सकते हो माताजी का या पिताजी का, ठीक है, के कारण आने में असमर्थ हूँ मित्र, आने में समर्थ हूँ मित्र। मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे व परिवार के लिए यह बहुत कठिन समय है। अपने पिता को खोना शायद अमूल्य क्षति है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता, परंतु इस दुख की घड़ी में तुम्हें साहस और दृढ़ता से काम लेना होगा। तुम्हें अपने परिवार को इस दुख को सहन करने के लिए दृढ़ता देनी होगी। तुम्हें तो अपने पिता पर गर्व होना चाहिए, आंसू बहाकर या दुखी होकर उसे कम न करो। मैं फिर एक बार तुमसे अपने परिवार को इस दुख के समय में दृढ़ता व साहस देने की अपेक्षा रखता हूँ। वह हाथ जोड़कर पिताजी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तुम्हारा प्रिय मित्र राजू। आप एग्जाम में यहाँ राजू फाजू नहीं लिखोगे, आप XYZ लिख दोगे, या लिखोगे भी तो मतलब एग्जैक्ट कोई नाम नहीं लिखोगे, कोई जाति बोधक जैसे राजू यादव, राजू सिंह ऐसे नहीं लिखोगे, सिंपल आप राजू लिख सकते हो, ठीक है। जाति बोधक यहाँ पे आप शब्द यूज नहीं करोगे, ठीक है। चलो वो अलाउड नहीं होता है। आगे देखते हैं। अब देखो ऐसे ये फॉर्मेट होगा ये अनौपचारिक पत्र का, ठीक है। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसे होगा, जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, या किसी बैंक के लिए लिख रहे हो, बैंक के आप मैनेजर को लिख रहे हो, या किसी बिजली विभाग को लिख रहे हो, या किसी भी सरकारी कर्मचारी, जैसे आप DM को भी कभी कभी पत्र लिखने को आ जाता है, ठीक है। तो या ग्राम प्रधान को भी लिखने को आ जाता है, तो वो आपका औपचारिक पत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, कुछ इस प्रकार रहेगा। अथवा वाला देखो, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे सेवा में। अब जिसको लिख रहे हो श्रीमान प्रधानाचार्य, अगर आप यही लिख रहे हो जिलाध्यक्ष या DM को, तो श्रीमान जिला अध्यक्ष ऐसे मतलब लिख लोगे, ठीक है। या श्रीमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो मैं भूल गया, ठीक है। चलो मतलब वही जो भी हो आप लिख देना। उसके बाद मतलब यहाँ पे एड्रेस, मतलब जैसे यहाँ पे स्कूल का एड्रेस दिया गया है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो तो जिस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनका पूरा का पूरा यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विषय लिख दोगे कि किस विषय के लिए आप लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो शुल्क माफ़ी हेतु लिखा जा रहा है तो शुल्क माफ़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ महोदय आप हमेशा लिखोगे, उसके बाद कामा देकर यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दोगे। तो अगले पेज पे लिखा गया है, देखो अब अगले पेज पे लिखा गया है। और शुरू में हमेशा आप लिखोगे सविनय निवेदन है, कि इतना आपको हमेशा लिखना है। उसके बाद आप अपना विषय स्टार्ट करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस समय हमें महंगाई के कारण काफ़ी कठिनाइयों
काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 3 भाई बहनें विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा बना रहता है। मैं अपनी कक्षा का एक परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। खेलकूद में भी मेरी अच्छी रुचि है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनतर रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे देखो सुमित शर्मा लिखा गया। आप जाति बोधक शब्द मैंने बताया यूज नहीं करना है एग्जाम में, वो तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। या यहाँ पे आप XYZ भी लिख सकते हो। जिस दिनांक को लिख रहे हो यहाँ पे दिनांक यहाँ नीचे होना चाहिए, और कक्षा यहाँ पे पूछा है तो कक्षा 10 भाई, मतलब आपने कक्षा यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी लिख दो, या इसको नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से ये पत्र आपका लिखा जाएगा। तो आपके एग्जाम में 2 दिया रहेगा, एक अनौपचारिक एक औपचारिक। अब दोनों में से आपका मन जो भी एक लिखो, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। तो मैंने लिखने का ये फॉर्मेट बता दिया, कैसे लिखा जाएगा ये आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप इससे समझ लेना। बाकी ये हम लोग का पेपर कोड रहा कौन सा, ये हम लोग का पेपर कोड रहा 8 से 1 DA वाला। इसका हमने पूर्ण रूप से सॉल्यूशन किया। 7 सेटों में से ये पहला सेट रहा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी अगला मैं 7 सेटों में से दूसरा सेट किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहो, और जो ये ऐप है हमारी, इसको आप डाउनलोड कर लो UPMSP स्टडी को, और जिसमें बैच है लक्ष्य बैच, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करो। 99 रुपये में आपको देखना, आप जो स्कूलों में फ़ीस देते हो पर महीने 300-400, उससे कहीं ज़्यादा ये इफेक्टिव साबित आपके लिए बैच होगा। ठीक है, तो आप ये ज़रूर बैच ज्वाइन करना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।